नमस्ते एवरीवन। यूनिट नंबर 10 पढ़ते हैं दोस्तों, वंशावलियाँ तथा पारिवारिक इतिहास BHIE 144 में। तो सबसे पहले इसका मतलब समझो, वंशावली का मतलब क्या होता है। वंशावली लेखन परंपरा व्यक्ति के इतिहास को शुद्ध रूप से सहेज कर रखने की परंपरा है, जिसमें वंशावली लेखक हर जाति वर्ग के लोगों के घर घर जाकर व्यक्तियों के नाम, इनके वंश का क्रम तथा अन्य संबंधित जानकारी लिखता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी परंपरा, संस्कृति, मूल निवास स्थान, विस्तार, वंश, गोत्र के पूर्वजों के नाम प्राप्त करने का सर्वाधिक विश्वसनीय स्रोत वंशावली है। दोस्तों, आपने देखा होगा अक्सर घर पे कुछ लोग आते हैं, उनके हाथ में थोड़ी रजिस्टर वगैरह होते हैं। ठीक है, उन रजिस्टर में क्या लिखा होता है, हमारे दादा परदादाओं के नाम और उनके जो ठीक है वंशज से उनका नाम लिखा होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार का जो इतिहास है, ये भी इससे भी इतिहास का पुनर्निर्माण किया जा सकता है। ये काम का है भाई इतिहास। महत्वपूर्ण वंशावलियाँ पढ़ लेते हैं। चारण, भाट, बही, बाचा, बारूद, बंगाल के कुल ग्रंथ, कुमाऊं वंशावलियाँ, तीर्थ वंशावलियाँ, इनमें से ही सवाल आएगा। राजस्थान व गुजरात में पेशेवर वंशावलियाँ तैयार करने वाले समुदाय को चारण और भाट कहा जाता है। भाट कम्युनिटी और चारण कम्युनिटी के लोग दोस्तों वंशावलियाँ तैयार करते थे राजस्थान और गुजरात के परिवारों की। गुजरात में भाटों के समुदायों से ही एक विशेष समुदाय का उदय हुआ, जिसे बही बाचा बारोत के नाम से जाना जाता है। तो भाटों से ही एक और कम्युनिटी निकली है, बही बाचा बारोत। अब बही बाचा का अर्थ होता है बही को बाचने वाला। बही मतलब जो रजिस्टर होता है, बाचने मतलब वाचन करने वाला, बोलने वाला उसको। यह वंशावलियाँ इतिहास की वास्तविक जानकारी प्राप्त करवाती है। वंशावलियाँ इनमें भूमि के क्रय विक्रय यानी कि भूमि की खरीद फरोख्त, घर के मालिकों की जानकारी, पुश्तैनी संपत्ति का बंटवारा यानी कि जो परिवार की जो पुरानी संपत्ति है उसका बंटवारा, परिवार के सदस्यों के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले परिवार के सदस्यों के नाम, डकैतों के साथ झड़प, अपने गाँव अथवा जाति के लोगों को कराया गया भोज कार्यक्रम, मतलब खाना वाना खिलाए हो गांव वालों को, वो भी लिखा होता है उसमें। किसी व्यक्ति का गृहस्थ से संन्यास ले लेना, आश्रम में चले जाना, राजा द्वारा सम्मान करना, और इस्लाम में धर्मांतरण यानी कि पहले कोई और धर्म रहा होगा और फिर वो इस्लाम में आ गया। इस प्रकार की सभी जानकारियाँ ये किस में मिलती हैं, वंशावलियों में मिलती हैं। चारण अथवा भाट के बारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों। चारण समुदाय के लोग स्वयं को राजपूत वंश से ही संबंधित मानते हैं। इनका प्राथमिक काम होता है वंशावलियों का निर्माण करना। द्वितीय काम होता है गाथाओं को गीतों के रूप में बोलना। प्रतिभाशाली चारणों ने दरबार में दरबारी कवि के रूप में भी जगह बनाई है। भाटों के दो कार्य होते थे। देखो, चारणों के भी दो कार्य, पहला काम इनका वंशावली बनाना, दूसरा गाथाओं को गीतों के रूप में बोलना, है ना। जो कहानियाँ हैं उनको गीतों के रूप में बोलना। भाटों के भी दो काम होते थे, वंशावली निर्माण करना और दूसरा है किसी जाति को सेवा प्रदान करना। जैसे कि राजपूतों को सेवा देने वाले भाटों को वरवा भाट कहते थे, वरवा भाट कहते थे। तो भाट जन्म, मृत्यु, विवाह के मौकों पर परिवार की जानकारी बहियों में दर्ज करते थे। भाटों व चारणों के अलावा भी अन्य वंशावली लेखक होते थे, जो कि घरों पर जाकर वंशावलियाँ लिखते थे। स्थानीय शासक जमींदार इन विशेषज्ञों को बुलाकर घर पर ही सदस्यों के नाम व उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को लिखवाता था। ये वंशावलियाँ शासकों के पास ही संरक्षित रहती थी। इनमें परिवार के सदस्यों के साहसी कार्य, सेवा, उनके द्वारा लड़े गए युद्धों के बारे में लिखा होता था। वंशावलियों का विकास और मध्यकालिक समाजों में इनकी भूमिका पढ़ लेते हैं। नैणसीरी ख्यात राजस्थान के प्रमुख राजपूत और राजवंशों को बताने वाली एक महत्वपूर्ण वंशावली ग्रंथ है। किताब का नाम है नैणसीरी ख्यात। ठीक है, राजस्थान में वंशावली लेखन परंपरा 12वीं सदी में शुरू हो गई थी। ये वंशावली डिंगल भाषा, इसका देखो ब्रैकेट में लिखा है, पश्चिमी राजस्थान की एक भाषा है जो कि नागरी लिपि में लिखी गई, डिंगल भाषा। जिगलर के अनुसार, विद्वान जिगलर के अनुसार, राजस्थान में वंशावली लेखन परंपरा स्थानीय क्षेत्रों में अपनी सत्ता को वैध बनाने तथा प्रभावशाली बनाने को मुगल शासकों से संबंधित बढ़ाने तथा प्रतिष्ठा बढ़ाने हेतु लिखी जा रही थी। चारणों भाटों में वंशावलियों में घटनाओं की जानकारी देकर राजपूतों की प्रतिष्ठा, उनके जमीनों पर अधिकार, अनुदान लिखकर उनकी समृद्ध विरासत को संरक्षित किया गया। इसलिए राजपूत शासकों ने उन्हें विशेष आश्रय देकर उन्हें जमीनों उपहार दिए। इन वंशावलियों में वाचक की केंद्रीय भूमिका होती थी, मतलब बोलने वाले की, है ना। जो वंशावलिया का रजिस्टर पढ़ता था तो जो बोलता था उसकी केंद्रीय भूमिका होती थी। चारणों और भाटों ने वंशावलियों को अतिशयोक्तिपरक, मतलब बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित करने वाली जैसे कुछ घटनाएं लिख दी हैं उसमें, वह प्रसंगात्मक ढंग से लिखा है। प्रसंगात्मक मतलब जिस समय ये वंशावली लिख रहे थे तो उस समय की घटनाओं को भी उन्होंने लिखा है, ताकि इनको राजपूत शासक सेवा का मौका दे, भेंट दे सके, है ना, कुछ गिफ्ट दे सके। किसी भाट की मृत्यु होने पर नया भाट पुरानी वंशावली की नकल करते हुए संक्षिप्त रूप से, मतलब उसी छोटे रूप से
उनके पूर्वजों का इतिहास लिखता था। सामान्यतः परिवार के बड़े बेटों व परिवारों के महत्वपूर्ण सदस्यों की जानकारी प्राप्त करने हेतु ग्रंथ विश्वसनीय है। राठौड़ वंशावलियों में 13वीं-15वीं शताब्दी में राठौड़ शासकों व उनके परिवारों के बारे में जानकारी मिलती है। इन वंशावलियों में राठौड़ वंश के उपगोत्र, अब देखो गोत्र में भी उपगोत्र होते हैं, जैसे कि इडरिया, बाजी, गोहड़िया, धादल, मूलू, राठौड़ का भी वर्णन मिलता है। राठौड़ में भी उपगोत्र होते हैं। राठौड़ वंशावलियों में ज्येष्ठ पुत्र को ही शासन का उत्तराधिकारी बताया गया, बड़ा बेटा ये वहीं पे गद्दी पे बैठेगा। बंगाल के कुल ग्रंथ पढ़ लेते हैं गाइज। बंगाल के कुल ग्रंथ है ना, कुल ग्रंथ कह लो या कुलजी कह लो या कुल कह लो, एक ही बात है। वंशावली बंगाल से संबंधित है ये सब। इनकी मदद से बंगाल में वर्ण जाति व्यवस्था को जाना जा सकता है। ये ग्रंथ संस्कृत में बांग्ला भाषा में होने वाले बांग्ला भाषा में होने के कारण इनकी व्यापक सामुदायिक पहुंच हो पाई। कुमकुम चटर्जी के अनुसार इन कुल ग्रंथों में ऐतिहासिक चरित्रों घटनाओं जाति आधिपत्य यानी कि जो बड़ी जातियाँ थी उनके बारे में बताया गया, सूचनाओं के हिसाब से, कालक्रम के हिसाब से लिखा है, ठीक है, समय के हिसाब से लिखा है कुल ग्रंथों में। बंगाल में कुल ग्रंथ की स्थापना का श्रेय बल्लाल सेन को दिया जाता है। इन्होंने 5 ब्राह्मणों को कनौज से बुलाकर बंगाल में कुल ग्रंथ लिखने की परंपरा शुरू करवाई थी। बाद में वंशावली अथवा कुल ग्रंथ की रचना व निर्माण करने का विशेषज्ञों को कुलाचार्य कहा गया, ठीक है। जो स्पेशलिस्ट लोग होते थे बंगाल में जो लिखते थे वंशावलियाँ, उनको कुलाचार्य कहा गया। बल्लाल सेन के बाद यह लेखन परंपरा शासक लक्ष्मण सेन के नेतृत्व में बंगाल में चलती रही। तो बल्लाल सेन ने क्रेडिट दिया जाता है वंशावली को चालू करवाने का, और फिर लक्ष्मण सेन ने कंटिन्यू रखा। कुलाचार्य ही कुल ग्रंथों का संरक्षण करते थे ताकि शासकों की आने वाली पीढ़ियों को उनके महान पूर्वजों का नाम व उनके जीवन से संबंधित घटनाएं याद रह सके। कुलाचार्यों ने जमींदारों व स्थानीय मुखिया को जाति व्यवस्था में ऊंचा रखा। उदयनाचार्य भादुड़ी ने कुल ग्रंथों में नई परंपरा का विकास किया। इन्होंने कुछ ब्राह्मणों को खान की उपाधि दी। देवी बार कुल ग्रंथों में सुधार करने वाले अन्य व्यक्ति थे। देखो देवी बार ये अन्य एक और व्यक्ति था। कुल ग्रंथों में इसने सुधार किया था। इन्होंने कुल ग्रंथों में पीर अली शेर खानी, श्रीमंत खानी समुदायों को शामिल नहीं किया। देवीवार कुल ग्रंथों को पुनः परिभाषित व मजबूत करना चाहते थे। हालांकि बंगाल में ब्राह्मणों के मुस्लिमों के साथ सांस्कृतिक व सामाजिक संपर्क बढ़ रहे थे, अतः समाज से दो संस्कृतियों के बीच अंतक्रिया बढ़ रही थी। लेकिन सभी व्यक्तियों का नाम और उनकी जातियों का नाम इन कुल ग्रंथों में नहीं मिलता। इसी प्रकार से बंगाल के कुल ग्रंथों ने बौद्ध धर्म व वैष्णव मत के विरुद्ध स्वयं को परिभाषित व पुनः परिभाषित मजबूत किया। कुल ग्रंथों में ऐतिहासिकता की समस्या, मतलब 20वीं शताब्दी में कुल ग्रंथों व अभिलेखों की जांच की गई तो परस्पर अंतर्विरोध मिलता है। कुल ग्रंथों में तो कुछ और जानकारी मिलती है जबकि अभिलेखों में कुछ और जानकारी मिलती है, यानी कि कुल ग्रंथों में ही कुछ गलत लिखा है, ठीक है। ये समस्या है। कुल ग्रंथों के पाठों में भाव में परिवर्तन की समस्या, यानी कि कोई अगर भाट या चारण लिख रहा है कोई वंशावली, तो अपने भाव के हिसाब से भी इतिहास लिख सकता है, वो थोड़ा सा गलत माना जाएगा वहाँ पे। घटना को प्रमाणिक रूप से नहीं बताया गया, तिथियों को भी स्पष्ट और सटीक तरीके से नहीं बताया गया है। बंगाल के कुल ग्रंथों में उन वैवाहिक संबंधों की निंदा की गई है जो जाति व्यवस्था के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं। निष्कर्ष में लिख सकते हैं बंगाल के कुल ग्रंथों में संदिग्धता जरूर पाई जाती है, लेकिन ये ग्रंथ हमें तत्कालिक समाज की व्यवस्था, जाति व्यवस्था, शासकों के जीवन की घटनाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। कुमाऊं वंशावली पढ़ लेते हैं। भारत का कुमाऊं क्षेत्र जो कि तिब्बत, चीन, नेपाल से सटा हुआ है, में वंशावली लेखन का काम सिर्फ उच्च अधिकारियों ब्राह्मणों ने किया। इस क्षेत्र में 2 प्रकार की वंशावली लिखेगी। दोस्तों 10 नंबर का सवाल आ सकता है, कुमाऊं वंशावलियाँ। तो जो इलाका तिब्बत, चीन, नेपाल से सटा हुआ जैसे कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का, वो कुमाऊं वंशावली में आएगा। तो 2 प्रकार की वंशावली लिखेगी। पहला है शासक परिवार की वंशावलियाँ, फिर विशिष्ट ब्राह्मण की वंशावली। पहला शासक परिवार की वंशावली, तो विद्वान एटकिंसन ने कुमाऊं क्षेत्र में चंद्रवंश की वंशावली एकत्र की है। इन वंशावली में चंद्र शासकों के नाम, उनके जीवन की विशेष घटनाएं, युद्धों, मंदिर, वास्तुकला के बारे में जानकारी मिलती है। टिहट्टर जेल ने भी हिमालय क्षेत्र की कुमाऊं वंशावली को एकत्रित किया। उन्होंने यह भी बताया कि उन्हीं वंशावलियों का उपयोग कल्हड़ ने अपनी पुस्तक राजतरंगिणी में किया था। विशिष्ट ब्राह्मण वंशों की वंशावलियाँ, जो ब्राह्मण 15वीं शताब्दी में कुमाऊं शासकों के दरबार में रहते थे, उन्होंने ये वंशावली लिखी है। इनमें निम्न जानकारी मिलती है। एक ब्राह्मण वंशावली में सिलवाल जोशी नामक वंश के बारे में पता चलता है, जिसकी स्थापना लंका राजा ने की थी। सिलवाल जोशी की स्थापना सोमचंद्र शासक के शासनकाल में सोमचंद्र के शासनकाल में यह जो लंका राजा था, ठीक है, ये आया था कुमाऊं। उसका बेटा चंद्र शासकों के दरबार में पुरोहितों का काम करता था। सोमचंद्र
सोमचंद्र दोस्तों, सोमचंद्र जब राजा था यहाँ का कुमाऊँ का, तब लंका राजा यहाँ पे आया था और सिलवाल जोशी नामक एक वंश के बारे में यहाँ पे पता चलता है, उसने यहाँ पे वंशावली लिखी थी। एक ब्राह्मण वंशावली में सिमल्टिया पांडे वंश का भी उल्लेख मिलता है, जिसके संस्थापक हरिहर थे। इस वंश को के ब्राह्मण चंद्र शासकों के दरबार में पुरोहित थे। इन वंशावलियों के लेखक खुद के शासकों को साथ ही संबंधों को जोड़कर बताते हैं। इन लेखकों ने कुमाऊं शासकों के यहाँ पर अपनी मजबूत सामाजिक स्थिति के बारे में लिखा है। इन वंशावलियों में ब्राह्मण कुल की पीढ़ियों तथा चंद्र शासकों के शासनकाल का समय ठीक ठीक नहीं लिखा है। देखो, कुमाऊं जो वंशावली है वहाँ पे आपको चंद्र शासकों का नाम याद रखना है। चंद्र शासकों के यहाँ पे वंशावलियाँ लिखी गई। एमपी जोशी के अनुसार इन वंशावलियों में ब्राह्मण लेखकों ने अपने वंश का अन्य गैर ब्राह्मणीय वंशों से श्रेष्ठ बताते हुए सत्ता के महत्वपूर्ण पद प्रदान प्राप्त किए। मतलब जो ब्राह्मण थे वो अपने आप को श्रेष्ठ बताया वंशावलियों में खुद को, ताकि राजा उनको अच्छे पद दे। इन वंशावलियों में निम्न बातों का जिक्र मिलता है, जैसे कि कुमाऊं वंशावली में क्या मिलता है? ब्राह्मणों द्वारा राजाओं के साथ भोजन करना, जिससे कि उनकी प्रतिष्ठा बढ़े। ब्राह्मण द्वारा नेपाल का प्रवास, यानी कि नेपाल चले जाना। इनमें पुरुषों की पत्नियों के नाम भी मिलते हैं, जैसे कि जेठी, मंजरी, सुंदरी। जेठी, मंजरी। जेठी कौन होती थी? बड़ी पत्नी। मंजरी होती थी बीच की पत्नी, और सुंदरी होती थी छोटी पत्नी। परिवार के नियम तोड़ने पर सदस्यों का बहिष्कार किया जाता था। निष्कर्ष, ब्राह्मण वंशावली से हमें कुमाऊं शासकों के यहाँ पर काम कर रहे पुरोहितों की सामाजिक व राजनीतिक स्थिति का पता चलता है। तो दोस्तों, इसमें एक दो व्यक्ति का नाम याद रख सकते हो, जैसे कि जब सोमचंद्र कुमाऊं क्षेत्र का राजा था, तब लंका राजा यहाँ पे आया था। एक ब्राह्मण था लंका राजा, और उसने सिलवाल जोशी नामक एक वंश के बारे में जानकारी इकट्ठा की थी। ये याद रखना है। आगे चलते हैं। तीर्थ वंशावलियाँ क्या होती हैं? हरिहर कुरुक्षेत्र पुरी, सॉरी हरिद्वार है दोस्तों। कुरुक्षेत्र पुरी, हरिद्वार यहाँ पे उत्तराखंड में, कुरुक्षेत्र हरियाणा के अंदर, पुरी उड़ीसा के अंदर। जैसे तीर्थ स्थलों पर ब्राह्मणों द्वारा परिवारों की वंशावली लिखने का काम सदियों से चला आ रहा है। परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु के बाद उसके नाम व अन्य जानकारी लिखकर बही तैयार की जाती है। इन स्थानों पर पुरोहित मतलब पंडित व तीर्थ यात्रियों के बीच में अंतःक्रिया से एक ऐतिहासिक दस्तावेज का निर्माण हुआ है। यहाँ पुरोहित अनुष्ठान क्रिया को संपन्न करवाने उसके वंश की शाखाओं के बारे में लिखते हैं। अब जैसे परिवार के अंदर, मान लो हिंदू परिवार के अंदर किसी की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो वहाँ पे उसकी अस्थियों को लेके जाते हैं अपन, ठीक है, तो वहाँ पे ब्राह्मण मिलते हैं, और ब्राह्मणों के पास में पहले से अपने परिवार का हिसाब किताब होता है, और वहाँ पे जिसकी मृत्यु उनका नाम लिखवा देते हैं, और वहाँ पे थोड़ा बहुत अनुष्ठान यज्ञ होता है, ठीक है, दान दक्षिणा दे के। मतलब वो जो इतिहास है दोस्तों, जो वहाँ के ब्राह्मणों द्वारा, वहाँ के पंडों द्वारा लिखा जा रहा है, वो भी एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है। जगन्नाथ मंदिर में तीर्थ वंशावली लेखन परंपरा को वारजा कहते हैं। यहाँ पे दो प्रकार के लेखन मिलते हैं। तीर्थ पुरोहित जो कि उच्च जाति के वंश का इतिहास लिखते हैं, महाब्राह्मण जो कि अन्य जाति का वंश का इतिहास लिखते हैं। एक व्यक्ति का इतिहास दो खातों अथवा दो बहियों में लिखा जा सकता है। चौपता खाता, इसमें तीर्थ यात्री का नाम, गाँव का नाम, पिता का नाम, दादा का नाम, गोत्र का नाम लिखा जाता है। और बही खाता के अंदर वर्ण लिखा जाता है, किस वर्ण से है, क्षत्रिय वंश से है, ब्राह्मण वंश से है, ये सब। कामाख्या वंशावली लेखक, कामाख्या मंदिर दोस्तों असम के गुवाहाटी के अंदर है। यहाँ पर जो ब्राह्मण रहते हैं, इन्होंने वंशावली लेखन का काम किया है, और ये अहोम राजाओं के यहाँ से ही काम करते आ रहे हैं, ठीक है। कन्नौज, मिथिला, बंगाल से ये ब्राह्मण कभी आए थे, और ये असम में ही बस गए हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने भी अपनी रचनाओं में इन वंशावलियों की सहायता ली है। कौन से वंशावलियों की? कामाख्या वंशावली लेखकों की। निष्कर्ष, तीर्थ वंशावलियों में हमें ऐतिहासिक चेतना मिलती है, जिसमें तीर्थ यात्री अपने पूर्वजों से संबंध स्थापित कर अपने धार्मिक कर्तव्य का निर्वहन करता है। लेकिन तीर्थ वंशावलियों की ये कमी है कि इनमें तिथियों को स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है। तो दोस्तों, इस तरह से है ना, मैंने ये चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है, वंशावलियाँ तथा पारिवारिक इतिहास। थैंक यू सो मच एवरीवन। हैव ए गुड डे। गॉड ब्लेस यू।